चलो यारो। सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सुनो, एकदम आराम से पहले फोकस करते हैं। सर सीएमए फाइनल के अंदर ये चैप्टर पूरा का पूरा है, हाँ, लेकिन आपको बताऊं, सेक्शन नंबर 123 से शुरू होता है, सेक्शन नंबर 127 तक जाता है, और इसके अंदर सेक्शन नंबर 124 आता है, जो आपके सीएमए फाइनल के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज भले ही ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया। तो हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार, एक सेक्शन पढ़ने से क्या ही फर्क पड़ रहा है। और यार देखो, आप लोगों को पता है मैं सारे के सारे रिविजन लेक्चर डाल रहा हूँ। बच्चों का डिमांड था सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमल कमीशन, 36 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज किया है मैंने गए 2 बार उस चैप्टर को। मेक श्योर उस वाली वीडियो को आप जरूर देखो। आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, टॉपिक कॉल्ड इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, एक बार देख लेना, लर्न हो जाएगा चैप्टर। सेम वे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, 3 चार्ट के अंदर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर, कारो, सब कुछ पढ़ाया गया। हर एक रिवीजन लेक्चर आप लोगों के लिए आ रहा है। तो आपका क्या बनता है कि अगर एक नोट्स वगैरह आपको चाहिए ना, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करो, कनेक्ट करो, वहाँ पे ये सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका कौन सा नया टॉपिक, दैट इज पेमेंट एंड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 8 कंपनीज एक्ट का, बहुत ही छोटा चैप्टर है गाइस। कहाँ से शुरू होता है? सेक्शन नंबर 123 जो बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 124 उड़ा अकाउंट मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बात करता है। 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात करता है। 126 शेयर टू बी हेल्ड इन द अबियंस के बारे में बात करता है। और 127 पनिशमेंट के बारे में बात करता है। बहुत आराम से फ्लो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर को समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर है ना, कंपनी के इन्वेस्टर ने क्या किया है, शेयर होल्डर ने बेटा अपना पैसा दिया है कंपनी को। अब कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी खुद होके काम कर सकती क्या? नहीं। तो इन्होंने अपॉइंट किया है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो जो शेयर होल्डर का पैसा आया है, कंपनी इसको क्या कर रही है, निवेश कर रही है, मतलब इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस के अंदर, और यहाँ से कंपनी क्या कमा रही है? प्रॉफिट। ठीक है सर, जब भी प्रॉफिट कमाओगे, डोंट यू थिंक पहले इसको क्या करेगा, इससे आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। सर इससे हमें गवर्नमेंट के कोई ड्यू हो गए तो वो पे करने पड़ेंगे। सर हमने लोन लिया है आउटसाइडर का, तो क्या ना से आपको वो लोन का रिपेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, जब सब कुछ हो गया बेटा, ये पैसा लास्ट में किस में डिवाइड होगा? किस में डिवाइड होगा? डिवाइड होगा एट द एंड किसके अंदर? शेयर होल्डर के बीच में। तो बेटा यहाँ से आपका टॉपिक बनता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है? सुनो ये देखो, डिविडेंड। सो डिविडेंड मतलब है डिवाइड एट द एंड इज डिविडेंड। है क्या बताया, सब कंसेप्ट है ना। चलो आ जाओ, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोग हमारे क्लास में डिस्कस करते हैं रेगुलर बैच के अंदर। सो डिविडेंड मतलब डिवाइड एट द एंड, सबको पे करने के बाद में। अब सर डिवाइड करना एट द एंड इज अ कंपल्शन और ऑप्शन। तो बेटा पहले आपको बता दूं व्हाट इज डिविडेंड। तो बोलते हैं जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है कंपनी के, जब आप उसको शेयर होल्डर को डिवाइड कर देते हो, दैट इज डिविडेंड, है ना। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसको बोलते हैं आप लोग। अब डिविडेंड देना इट्स अ कम्प्लीटली ऑप्शनल, इट इज नॉट अ मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है, समझ में आ रहा है? कंप्लीटली ऑप्शनल है। इसलिए डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, और शेयर होल्डर इसको क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। बेटा डिविडेंड देना ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, एजीएम के अंदर आता है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस है। वैसे सिर्फ 4 बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं, जिसमें से एक ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा है? डिविडेंड देना। कैसे समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। अब शेयर होल्डर डायरेक्टर ने बोला इस साल हम लोग 10% डिविडेंड देना चाहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो क्या शेयर होल्डर इस 10% को बढ़ा के 12% कर सकता है? नहीं। क्या 10% रख सकता है? हाँ। क्या 8% कर सकता है? नहीं। 10% मत दो, पैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट है, 8% दो। हाँ, लेकिन ऐसा करेगा कौन? कौन बोलेगा मेरे को कम डिविडेंड दो, है ना। तो ऐसे नहीं होता है जनरली। आप डिविडेंड के रेट को कम कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते हो गए। यहाँ तो समझ में आया, यस और नो। अब हम लोग सीधा सेक्शन शुरू करते हैं, सेक्शन नंबर 123 जो बोलता है क्या है गाइस, ये बोलता है डिविडेंड आप कहाँ से पे करोगे, मतलब व्हाट इज सोर्स, डिविडेंड के सोर्सेस क्या है। तो गाइस मैं बोलता हूँ 2 तरीके के सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या आ जाता है, बोले सर अगर हमारे कंपनी का पास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट है, मतलब पिछले साल का कोई प्रॉफिट है, ठीक है वो, सर करंट ईयर का कोई प्रॉफिट है, ओके ठीक है,
तो ये क्या हो गया, दीज आर द सोर्सेस। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, गवर्नमेंट हमें कोई अमाउंट पे कर रहा है डिविडेंड देने के लिए, क्वेश्चन, सर गवर्नमेंट क्यों देगा, अरे गवर्नमेंट क्यों देगा, है ना। तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात बोलूँ, एक एरिया है पास्टूर, अब हम लोग चाहते हैं पास्टूर के अंदर एक छोटा सा गांव है लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट जनरली क्या बोलती है, जैसे पुणे के अंदर हिंजवाड़ी एरिया है, इनिशियली वहाँ पर कोई नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था कि जो भी लोग कंपनी यहाँ पर बनाएंगे उनके शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की गारंटी हम देते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या सोर्स हो गया, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करंट और पास्ट ईयर का प्रॉफिट, और इसके अलावा जो अमाउंट किसने गारंटी दी, गवर्नमेंट ने। लेकिन ध्यान देना यार, जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो ना, जब भी आप लोग क्या करते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, इसमें से कुछ चीज़ें हटा देना। सर क्या कर देना, मतलब क्या हटाना चाहिए, तो बेटा ध्यान देना, अगर आप चाहो सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 आप हटा देना, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं, एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पहले तो डिप्रिसिएशन माइनस करो। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व को ट्रांसफर करना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, बट मान के चलो कंपनी में 100 रुपये है प्रॉफिट, आप बोलते हो 100 का 100 डिविडेंड देना है, दे दो। आप बोलते हो 80 का डिविडेंड देना है, दे दो। लेकिन सर डिविडेंड देने के पहले 20 रुपये मेरे को रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कर भी सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। सर रिजर्व ट्रांसफर क्यों करते हैं, आपने एक मूवी देखा है, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, ना इस मूवी में क्या हुआ है, इसके अंदर अगर आप देखो तो सलमान खान क्या करता है, वो गुल्लर बना के रखता है कि मम्मी के ऑपरेशन के लिए, दीदी के शादी के लिए, फॉरेन के एजुकेशन के लिए, मेरे जॉब के लिए। समझ में आ रहा है? तो वैसा पैसा साइड में रखो। पैसा साइड में रखने का मतलब क्या होता है कि यार ये पैसा देखो, एज ए इन्वेस्टर के एंगल से सोचो, आप किस कंपनी में निवेश करना ज़्यादा पसंद करोगे। एक कंपनी साइड में होना मतलब क्या, लॉकर में पैसे होना और जेब में पैसे होना, बस इतना ही फर्क है। जेब में पैसे 100 रुपये और लॉकर में 100 रुपये, यही फर्क पड़ेगा, पैसे तो हमारे पास 100 ही रुपये है ना। लेकिन अगर पैसा जेब में तो तुम कहीं पे भी खर्च लोगे, अगर पैसा लॉकर में तो आप वहां पर तभी जाओगे जब इमरजेंसी आएगी। एज ए इन्वेस्टर आप किस कंपनी में पैसा निवेश करना सोचोगे, जिनके हाथ में 100 रुपये है या जिनके रिजर्व में ट्रांसफर किए हुए 100 रुपये, मतलब सेफ्टी दिख रहा है, तो एज ए इन्वेस्टर हम लोग बोलते हैं कि रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो लेकिन रिजर्व में ट्रांसफर करना ये ऑप्शनल है, कंपलसरी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड देना है, प्रॉफिट में से दोगे, लेकिन पिछले साल का करंट ईयर का कोई लॉस होगा तो पहले उसको सेट ऑफ करो, माइनस करना पड़ेगा लॉस को, क्या समझ में आया। और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो बड़ा सिंपल सा मतलब आया क्या, डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, पास्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फ्री रिजर्व में से कर सकते हो जो ट्रांसफर किया, हाउस की कंडीशन है, और गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया। डिविडेंड कैन नॉट डिक्लेयर एंड पेड आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से कभी डिविडेंड नहीं दे सकते हो। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है कि हम लोग डिविडेंड कैपिटल में से देंगे, बेटा वो मेमोरेंडम की बात गलत मानी जाएगी, इट इज वॉइड, ठीक है। और डिविडेंड कहाँ से पे कर सकते हो, जनरल रिजर्व में से, जनरल रिजर्व में से करो, प्रॉफिट एंड लॉस में से करो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये क्या होता है यार, हम हर साल डिविडेंड देते हैं तो हम लोग एक रिजर्व बना के रख देते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वो उसका पर्पस सिर्फ है डिविडेंड देना, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सारी चीज़ों से आप डिविडेंड दे या डिविडेंड कोई रिजर्व बनाए स्पेसिफिक पर्पस डिप्रिसिएशन का, से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप डिविडेंड दे नहीं सकते हो। गाइस समझ में आया, यस और नो? यस सर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का, कि सर हमारी कंपनी को डिविडेंड देना तो है, डिविडेंड देना है, लेकिन हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं है। इनफ प्रॉफिट नहीं मतलब, मान के चलो आपकी कंपनी के पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट है और आपकी कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर है, कैसे दोगे, एक एक रुपया भी डिविडेंड दोगे तो 1 लाख रुपए लगेंगे ना। आपके पास इनफ प्रॉफिट नहीं है टू पे द डिविडेंड, या फिर आपकी कंपनी क्या है, लॉस में। एक तो क्या बोला है, प्रॉफिट इनफ नहीं है, कंपनी लॉस में है, तो कंपनी डिविडेंड कैसे देगी बताओ। तो बोलते जो आपका प्रॉफिट है, कौन सा, प्रीवियस ईयर का, जिसको आपने काय पे ट्रांसफर कर दिया था, जनरल रिजर्व में, क्या उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ उसमें से आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उसकी 4 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है गाइस, कि जब भी आप डिविडेंड दो, मैक्सिमम डिविडेंड पिछले 3 साल का एवरेज निकालो, मतलब मान के चलो 10%, 20% और 30%, कितना हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा गाइस आपका 20%, तो मैक्सिमम डिविडेंड रेट निकल गया पिछले 3 साल का एवरेज। और सर हमारी कंपनी को बनकर 3 साल हुए नहीं, या हमारी कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड दिया ही नहीं है,
कंडीशन नंबर 1 देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोलिए, अब देखो इमेजिन करो, अपने विजय सर जो है ना, विज्जू बाबू, बड़ा इनके पास क्या है, इनके पास एक बॉटल है। अब बॉटल में से अपने को क्या करना है, सर ने मैंने बोला सर मेरे को बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी, मुझे पानी पीना है। सर क्या बोलेंगे, सतीश मेरे ग्लास में से पी लेना, मेरे बॉटल में से पानी पी लेना। तो मतलब वो सर का रिजर्व है ना, क्या मैं उसमें से पैसा निकाल सकता हूँ पानी, हाँ, लेकिन तो कितना मैक्सिमम पी सकता हूँ, कितना मैक्सिमम पी सकता हूँ। सर ने बोला देख यार मैक्सिमम तेरी प्यास भरी उतनी पी लेना, तो ऐसे ही जनरल रिजर्व में से कितना मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हो, तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, जो आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, उसका 10% ही आप विड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। अब 10% सर के इसमें मानो पानी पहले कितना था, आधा था, और अगर मैंने 10% आधा निकाल लिया ना, सर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सर क्या बोलते, सुन ना, तू भले ही तेरे को जितना 10 तू पी ले, जितना पीना है, मेक श्योर मेरे लिए एक ग्लास का पानी रखना, मेरे लिए थोड़ा सा पानी रखना है ना, 250 ml मेरे लिए रखना, सर ने ऐसे बोला। तो मतलब क्या है, सुनो, वैसे निकाल कितना सकते हो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। अब जो तुमने निकाला उसमें से पहले माइनस करना लॉस, करंट ईयर का लॉस उसमें से माइनस करना। सिचुएशन 1 क्या था, स्टेप 1 कि सर एवरेज निकाला। स्टेप 2 क्या था हमारा, मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप 3 क्या था, लॉस माइनस करो। और बोले जो बच गया, जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कितना होना चाहिए जनरल रिजर्व में, तो बोले 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखो एक एग्जांपल, मेरे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 200 लाख, फ्री रिजर्व 240 लाख, करंट ईयर का लॉस है 30 लाख, और पिछले 3 साल के रेट है 9%, 10%, 12%। कैलकुलेशन पहले 3% कैसे आ जाएगा, 9, 10, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 10.3% आ गया। इसके अलावा मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकता हूँ मैं, बेटा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, तो 200 और 240 का 10% कितना आ जाएगा गाइस, 440 लाख का 10%, 44 लाख, 44 लाख। तीसरा केस क्या था, जो 44 लाख आया उसमें से लॉस को माइनस करो, करंट ईयर का लॉस कितना है 30 लाख, तो 40 लाख में से मैंने करंट ईयर का लॉस माइनस किया तो कितना बच गया 14 लाख, 14 लाख, ठीक है, रिजर्व में से निकालने के बाद 14। अब रिजर्व में बैलेंस, ये 240 लाख में बैलेंस कितना बचना चाहिए, तो बोले जो पेड अप शेयर कैपिटल है इसका 15%, ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 200 लाख, इसका 15% कितना है गाइस बताओ, 30 लाख। तो अगर मैंने 240 लाख में से कितना जो अमाउंट आया 14 लाख, इसको मैं विड्रॉ कर लूँ, 230 में से मैं 14 लाख को विड्रॉ कर दूँ, क्या मेरा बैलेंस बचता है कि नहीं बचता है, देखो फ्री रिजर्व में है 240, आफ्टर डिविडेंड कितना बच जाएगा 226, तो कहना है इसे 36 लाख से तो ज़्यादा ही है ना, हाँ दैट्स इट। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो 14 लाख, तो 14 लाख इज वॉट, अगर आप निकालोगे तो इट बिकम 7%, समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ पर आ गया आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए क्या बोला हमने कि वैसे तो आप प्रॉफिट है एंड लॉस में से दे दो, लेकिन करंट ईयर में लॉस है या इनफ प्रॉफिट नहीं है, तो 3 रूल को याद रखना, आगे बढ़ते हैं। अब से सुनो ना, नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड हम लोग कैसे पे करेंगे, तो डिविडेंड मस्ट बी डिक्लेयर फ्रॉम फ्री रिजर्व, नॉट फ्रॉम डिवैल्यूएशन रिजर्व। डिविडेंड अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट इन द 5 डेज। जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ना गाइस, डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो, मतलब इस दिन मान के चलो एक्स, तो यहाँ पर x+5 डे हो गया, इसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो, सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो, ठीक है। और सर डिविडेंड कैसे पे करेंगे, आप कैश में करो, चेक में करो, वारंट में करो, इलेक्ट्रॉनिक में करो, बट किसमें नहीं करना है, काइंड में नहीं करना है। किसको पे करेंगे, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को कर दो, उसने ऑर्डर दिया है कि इस फलाने व्यक्ति को पे करना है, उसको पे कर दो, या फिर उसकी बैंक में पे करो, आज के डेट में बैंक में ही पे होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। चलो, डिविडेंड मैंडेट जो उसने दिया वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट, ओनली द शेयर होल्डर ऑन रिकॉर्डेड डेट उसको डिविडेंड मिलेगा। बेटा कौन सी कंपनी डिविडेंड दे नहीं सकती, कौन सी कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, जिसने डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है, या जिसने किस चीज़ का डिफॉल्ट किया है देखो, तो कंपनी जिसने डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है, या ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिपॉजिट दे नहीं सकती। क्या समझ में आया, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑन डिविडेंड होता है। तो सर सुनो ना, जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया वहाँ से 5 दिन में आपने कहाँ पे डाल दिया, सेपरेट बैंक अकाउंट, लेकिन उस दिन से 30 डेज में आपको क्या करना है, डिविडेंड का पेमेंट कर देना है। क्या समझ में आया, 30 डेज में डिविडेंड का पेमेंट कर देना है। अब सर इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा दूँ एकदम। देखो, अगर कोई डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर हुआ,
तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनल डिविडेंड। और कोई डिविडेंड नेक्स्ट एजीएम में डिक्लेयर हुआ उसको क्या बोलेंगे, फाइनल डिविडेंड। लेकिन सर कोई एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, उसको क्या बोलेंगे, इंटेरियम डिविडेंड। इंटेरियम डिविडेंड। अब एक टेक्निकल पॉइंट है, रिवीजन में नहीं बताने था, फिर भी बताता हूँ, ठीक है। इंटेरियम डिविडेंड, अब फाइनेंशियल ईयर लेते हैं अपन लोग, क्या 24-25, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। ये कब एंड होगा, 31 मार्च 25 को एंड होगा और 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 24 को ख़त्म होगा, 25 को ख़त्म होगा, ठीक है, ख़त्म होगा। अगर इसकी एजीएम कब आएगी, 30 सितंबर 25, 30 सितंबर 25। अब पंगा क्या है, अगर मैंने डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर कर दिया, ये क्या बन गया तुम्हारा, फाइनल डिविडेंड। लेकिन सर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद और एजीएम के पहले, मतलब आपका अकाउंट फाइनल होना बाकी है, इन बिटवीन अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कौन सा डिविडेंड है, बोलो कौन सा डिविडेंड है, इंटीरियम। अब बेटा मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, एक तो इनके पास ऑप्शन होता है, इसको मैं डिक्लेयर करूँ डिविडेंड ऑफ 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर के लिए, या फिर मैं इसको डिविडेंड डिक्लेयर करूँ 25-26 का, करंट ईयर का, ठीक है। तो सर डिविडेंड अगर दो एजीएम के बीच में आ रहा है या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद बट एजीएम के पहले डिक्लेयर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, गाइस समझ में आया, यस और नो, यस। अब सर ये इंटीरियम डिविडेंड कहाँ से पे करना है, तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट है वहाँ से करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। बेटा सुनो, करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब अगर 24-25 के लिए डिक्लेयर करूँ तो क्या इसका करंट ईयर खत्म हो चुका है, हाँ, तो इसका तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, लेकिन 25-26 खत्म हुआ है क्या अभी तक, पूरा नहीं, तो इसका करंट ईयर का प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। या फिर तुम्हारा डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ, इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो बोले इमीडिएट लास्ट क्वार्टर जो रहेगा आपका, उसके अंदर भी जो प्रॉफिट है ना, वहाँ उस अमाउंट को भी यूज कर सकते हो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। गाइस बताओ क्या आप कंसेप्ट समझ में आया। इंटीरियम डिविडेंड जब डिक्लेयर कर रहे हो ना, इंटीरियम डिविडेंड जब डिक्लेयर कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, इसको प्रीवियस ईयर का मानो या करंट ईयर का मानो। अगर आपने प्रीवियस ईयर का माना तो 3 सोर्सेस, क्या, पुराने सारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, जिस ईयर का डिविडेंड है उसका प्रॉफिट, और लास्ट क्वार्टर तक का प्रॉफिट। लेकिन मैं अगले साल का करंट ईयर का डिविडेंड अगर उसको मानूँ तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो यूज़ कर सकता हूँ, करंट ईयर का प्रॉफिट तो अभी फाइनेंशियल एंड होना बाकी है ना, तो वो नहीं है, और लास्ट क्वार्टर तक का प्रॉफिट। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, मेरे को नहीं पता आप लोग रिवीजन में इसको समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं भी समझ पा रहे हो, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। आगे बढ़ो, इसको देखकर यहाँ पे रुको मत, कुछ तो टेक्निकल बोला है, बाद में समझ लेंगे, आगे वाला चैप्टर बहुत ईजी है। क्या बोला है सुनो आप, इंटीरियम डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर प्रीसीडिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आपके कंपनी में लॉस है तो इसके लिए 3 कंडीशन में एक ही कंडीशन है, पिछले 3 साल का एवरेज निकाल देना, उतना ही आप मैक्सिमम इंटीरियम डिविडेंड दे सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया जिन्होंने, और कंपनी लेस देन 3 ईयर है तो आपका डिविडेंड एवरेज लेस देन 3 ईयर का निकलेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताओ। सेक्शन नंबर 123 अपना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है 127। 127 एक बार 123 में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा के देता हूँ, क्या बोलता है देखो। 123 क्या बोलता है, 123 बोलता है कि डिविडेंड के सोर्सेस क्या है, डिविडेंड के सोर्सेस है करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, और गवर्नमेंट का जो भी गारंटी अमाउंट है। हाँ, इसके अंदर कुछ कंडीशन है, डिप्रिसिएशन को माइनस करो शेड्यूल 2 के हिसाब से, अगर करंट ईयर का कोई लॉस है तो उसको भी माइनस करो, एंड एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर को भी माइनस करो, ठीक है। अब इसके बाद में आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अगर सर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा या फिर प्रॉफिट इनएडुकेट है, तो ऐसे वाले केस में कंडीशन 1 2 3 4, पहला एवरेज डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, लेकिन 3 साल हुई नहीं कंपनी को बनकर, फिर पहला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्या था, मैक्सिमम तुम लोग कितना विड्रॉ कर सकते हो, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अच्छा 15 है, 10 है, 10 है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा जो तुमने विड्रॉ किया है जनरल रिजर्व में से, उसमें से लॉस को माइनस करो। और तीसरा बात, सर लॉस नहीं, इनएडुकेट प्रॉफिट, तो फिर ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हुआ। और चौथा बात क्या बोला है कि रिजर्व में कितना रह जाना चाहिए, बोले कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रह जाना चाहिए। ये समझ में आया, यस और नो, यस।
और इसके अलावा डिविडेंड किसको दोगे? शेयर होल्डर, उसके ऑर्डर या फिर उसकी बैंकर को। तो कैसे दोगे? कैश में दे दो, इलेक्ट्रॉनिक दे दो, बट काइंड में मत देना, ठीक है। और डिविडेंड बोलकर बोनस मत दे देना, बोनस बोलकर डिविडेंड मत दे देना। बोनस अनाउंस किया, डिविडेंड ले लो, नहीं। डिविडेंड अनाउंस किया, बोनस ले लो, नहीं। बोनस बोलने की जगह पे डिविडेंड बोल दो, चलेगा, लेकिन बोनस बोल के डिविडेंड देना अलाउ नहीं है, और डिविडेंड बोल के बोनस देना अलाउ नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। सर इसके अलावा अब आते हैं सेक्शन नंबर कौन सा, 127, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर किया तो कितने दिन में पे करना पड़ेगा? 30 डेज। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 30 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा। सर एक तो पे कर दो, और अगर तुम पे नहीं कर पा रहे हो तो पहले डिविडेंड वारंट बोल के कंसेप्ट था, घर पे पोस्ट आता था, इसको बैंक में ले जाओ आपको पैसा मिल जाएगा। तो डिविडेंड वारंट जो है एटलीस्ट पोस्ट कर दो। मतलब कंडीशन क्या है? एक तो पे कर दो, नहीं तो पोस्ट कर दो। और सर अगर हमने नहीं किया तो 30 डेज में तो डिफॉल्ट माना जाएगा, और इसके लिए आपको 18% कंपनी को क्या लगेगा? इंटरेस्ट रेट लगेगा फॉर डिफॉल्ट पीरियड। ऑफिसर डायरेक्टर को 2 साल तक की सजा होगी, एंड लिखा है ना, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगना शुरू हो जाएगा। तब 30 डेज के बाद। सर सुनो ना, कब हमें ये फाइन पेनल्टी नहीं लगेगी? अगर 5 कारण है। पहला, 2 कारण लॉ के, 2 कारण लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब बेटा ऑर्डर आया कोर्ट का, मेरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज है, मैं पैसा दे ही नहीं सकता ना, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ ने रोका है मेरे को। या कोई व्यक्ति है जो फॉरेन का है, लॉ बोलते हैं उसको मत दो, वो डिफॉल्ट कैटेगरी वाला व्यक्ति है। दूसरा क्या बोला है? मैंने आपका डिविडेंड एडजस्ट कर लिया है, कहाँ पे? अगेंस्ट द लॉफुल डेप्ट। मतलब आपने मेरे कंपनी से लोन लिया था, या आपसे कॉल मनी आना है, मेरे शेयर के ऊपर आपके 4 रुपये आने बाकी है, और डिविडेंड अनाउंस कर दिया, आप आपके कॉल मनी नहीं दे रहे हो, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा। तो आप एडजस्ट कर सकते हो। 2 बातें लॉ की, ऑपरेशन ऑफ लॉ और लॉफुल डेप्ट, ठीक है। तीसरा बात क्या बोला गया जिन्होंने? तीसरा बोला हुआ है, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया कि बोले मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देना। बेटा बैंक अकाउंट नंबर ही गलत दिया है, तो हम लोग पेमेंट कर पा रहे हैं क्या? कैन नॉट बी कंप्लाइड। बट ये बात उसको कम्युनिकेट करनी है, मतलब कम्युनिकेट बैक, तुमने जो बैंक अकाउंट दिया वो गलत दिया। अगर तुमने कम्युनिकेट नहीं किया ना, फिर आप लोग को लगेगी 18% का इंटरेस्ट प्लस डायरेक्टर का, ठीक है। तीसरा बात क्या बोला गया? अगर डिस्प्यूटेड टाइटल का ए बोल रहा है ये मेरे शेयर है, और बी बोल रहा है ये मेरे शेयर है, तो फिर किसी को मत दो, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूटेड टाइटल का। समझ में आ रहा है क्या? और एनी अदर रीजन जिसमें कंपनी का फॉल्ट नहीं है, उसके अंदर कंपनी लाइबल नहीं रहेगी। क्या समझ में आया? सेक्शन नंबर 127 खत्म हो गया। अरे सच्ची 123 तो वैसे ही खत्म हो गया। 127 बोलता है 30 डेज में पे करो, नहीं तो डिविडेंड वारंट पोस्ट करो। आपने पोस्ट किया, उसको नहीं मिला, उसकी गलती, उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन सर 30 डेज में पे नहीं किया, इसमें हमारी गलती नहीं थी। कैसे? 5 केसेस, 2 लॉ के, लॉ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉफुल डेप्ट। दूसरा क्या बोला गया कि हम उसने डायरेक्शन दिया, कंप्लाई नहीं कर पाए, डिस्प्यूट है टाइटल का। या तीसरा, ऐसा कोई भी रीजन जिसमें हमारी गलती नहीं है। चलो ये हो गया आपका सेक्शन 127। सर 124 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। डिविडेंड जैसे ही क्या हो गया? अनाउंस, 30 डे में आपको क्या करना है? पे करना है ना, 30 डे में पे कर दो। सर 30 डे में पे नहीं हुआ, अगले 7 दिन में एक अकाउंट में डाल दो, उड़ा उड़ा मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो। जैसे ही अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले गया, 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बना दो। बेटा वो स्टेटमेंट बना के कहाँ पे अपलोड करना है? कंपनी की वेबसाइट और गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट पे। उसमें लिख देना कौन शेयर होल्डर था जिसका डिविडेंड उसने लेके नहीं गया, उसका लास्ट नोन एड्रेस कितना है, कितना डिविडेंड उसका अनपेड पड़ा हुआ है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास है। ये स्टेटमेंट बना के अपलोड करना है। सर ये कंपनी के शेयर जो है ना 7 साल तक मतलब अनपेड अमाउंट वहीं पे पड़ा रहा, 7 साल के बाद में उसको ट्रांसफर कर देंगे आईपीएफ अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। समझ में आ रहा है? और सिर्फ डिविडेंड अमाउंट नहीं जाएगा, साथ में शेयर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। शायद व्यक्ति मर गया, नहीं सर सुनो ना, उसने इस साल का तो डिविडेंड नहीं लिया, लेकिन बीच में किसी साल का डिविडेंड ले लिया, फिर उसके शेयर नहीं जाएंगे। सिर्फ जो डिविडेंड अमाउंट उसने क्लेम नहीं किया है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है 7 साल के बाद में। कहाँ पे? आईपीएफ अकाउंट में। गाइस समझ में आया पूरा? तो सर 30 डेज में पेमेंट करो, नहीं तो 37 डे में पूरा अकाउंट में डालो। 37 डेज के बाद में 90 डेज के अंदर स्टेटमेंट बना लो। तो बेटा 7 साल तक अगर पैसा नहीं लेके गया तो आईपीएफ में डालो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन नंबर 125 क्या बोलता है सुनो। 124 इसलिए बताया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है गाइस। चलो बढ़िया है। अब 125, 124 इज नॉट इन योर सिलेबस, 125 पे आता हूँ। आईपीएफ अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये फंड किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया, और इसको चलाने के लिए एक अथॉरिटी लेकर आ गए, आईपीएफ अथॉरिटी। जैसे
सेबीआई हमारे पास वैसे ही एक अथॉरिटी है सर, गवर्न होता है सेक्शन नंबर 125 से, और इसके अपने कुछ रूल है, आईपीएफ रूल, ठीक है। इसके अंदर एक चेयरमैन आएगा जो एमसीए का सेक्रेटरी रहेगा, इसके अलावा 6 अदर मेंबर आएंगे और सीईओ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 8। एमसीए का सेक्रेटरी, 6 अदर लोग और एक सीईओ, तो टोटल कितने हो गए? 8 लोग। अब इसके अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? देखो, कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई डोनेशन ग्रांट दे रहा है, आईपीएफ में आया। दूसरा, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट जो कंपनी एक्ट 1956 में था ना, वो पैसा भी आईपीएफ में। सर, आई कंपनी एक्ट 1956 में आईपीएफ का पैसा भी नए वाले आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया। अभी जो आईपीएफ में पैसा आया, हम कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और इनकम आया, वो भी। इसके अलावा क्या होगा? अगर देखो 7 साल तक आपकी कंपनी में अनपेड डिविडेंड है, 7 साल के बाद आईपीएफ में शेयर एप्लीकेशन मनी आया है, शेयर अलॉट नहीं किए 7 साल के बाद में आईपीएफ में। सर, डिबेंचर डिपॉजिट मैच्योर हो गए, सामने वाला लेके नहीं जा रहा है बेटा, वो उसका इंटरेस्ट, उसका अमाउंट, उसका डिपॉजिट आईपीएफ में। रिडम्पशन हुआ है सर प्रिफरेंस शेयर का, 7 साल हो गए, शेयर होल्डर आ ही नहीं रहा है आईपीएफ अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट, सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर मतलब क्या? मान के चलो कंपनी ए थी, हमने लास्ट वाले क्लास में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ा ना, वो बी के अंदर मर्ज हो गई, तो यहाँ पर एक स्कीम निकला, सेपरेशन निकला, कि जिसके पास कंपनी ए के 2 शेयर रहेंगे उनको एक एक क्या मिलेगा? बी का 1 शेयर मिलेगा। मेरे पास 13 शेयर थे, बताओ मुझे कितने शेयर मिलेंगे? 6 शेयर मिलेंगे और एक फ्रैक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और देखना पड़ेगा 0.5 का फ्रैक्शन सर्टिफिकेट किसके पास होगा, तो हम लोगों को 1 शेयर। तो जो फ्रैक्शन, सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शन शेयर है ना, ये पैसा भी अगर तुमने 7 साल तक किसी और के साथ में मर्ज करके कन्वर्ट नहीं किया, तो वो भी कहाँ पे चलेगा? आईपीएफ। और डिसॉर्जमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एक्वायर बाय फ्रॉड। सुनो, मिस्टर ए और मिस्टर ए 2 लोग हैं, जैसे मैं बताता हूँ, एस बी सतीश भाई थी, एस बी श्रुति भाई थी मेरी वाइफ, एस बी शीला भाई थी मेरी सिस्टर, एस बी सीमा भाई थी मेरी सिस्टर, एस बी शीतल भाई थी मेरी सिस्टर, एस बी शांता भाई थी मेरी मदर। हमारे घर में कितने सारे एस बी है? काफ़ी सारे एस बी है। अब एस बी के नाम से मैंने अकाउंट खोला, मैंने कंपनी के शेयर परचेस किए, पर अब मेरे शेयर के पैसे उठाते जा रहे मेरे घर वाले। डोंट यू थिंक ये लोग फ्रॉड कर रहे? इनडायरेक्टली जो पैसा मेरा है वो प्रिटेंड कर रहे, उनका है वो ले रहे। पर भविष्य में पकड़ा गया तो ये पैसा, ये शेयर भी लेके चल जाते, आईपीएफ अकाउंट में डाल देते हैं। अब सर, ये आ गया कैसे कैसे, और एनी अदर सोर्स, कैसे कैसे आईपीएफ में पैसा आया? सर, ये पैसा जो आया इसका क्या करे? गुदगुद हो रहा है सर, क्या करे? इतना सारा पैसा सर हमसे संभाले नहीं जा रहा सर, ये पैसा क्या करे? कुछ नहीं, जब ये लोग रिफंड मांगने आएंगे ना, अरे वो 7 साल पहले हमारे 7 साल तक डिपॉजिट रिडम्पशन हुआ था, हमको नहीं पता था, हमारे पास शेयर था बगुआ, तो आप उनको रिफंड कर दो। अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट, मैच्योर डिपॉजिट एप्लीकेशन। सर, इन्वेस्टर के अवेयरनेस को बढ़ाओ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है ना, अवेयरनेस बढ़ाओ उसको। रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, केस फाइल किया होगा किसी ने तुम्हारे ऊपर डिसजॉर्जमेंट वगैरह केस में, वो रीएम्बर्स करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड टू आइडेंटिफाइड पर्सन एंड एनी अदर पर्पज एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर, इसका ऑडिट कौन करेगा? कैग, सीएजी मतलब आईईपीएफ का ऑडिट करेगा कौन? कैग, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऑलरेडी अपना ऑडिट चैप्टर हो चुका है। ये अपनी रिपोर्ट बना के किसको देगा? ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको देगा? बताओगे? कंपनी को? अरे बोलो बेटा, यहाँ पे देखो, कैग फाइंड, हाँ, उसके बाद में सीजी को। कंपनी आईपीएफ तो अपनी कौन सी रिपोर्ट बना? एनुअल रिपोर्ट बना के किसको दे दे? सीजी को। और सीजी इसको कहाँ पे प्रेजेंट कर लेगा? पार्लियामेंट के सामने। ये समझ में आया? विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर कॉल्ड आपका डिविडेंड। हाँ, एक सेक्शन में बाकी है जो बता देता हूँ। देखो, ए सेक्शन 1, ए ने अपने शेयर ट्रांसफर किए किसको? बी को, और ये कहाँ पर डाल दिए गए? इस कंपनी में दे दिए। आपने कंपनी को कब दिया? 1 जनवरी 2025 को। चलो, 1 जनवरी 2026। अब कंपनी के पास कितना दिन होता है ट्रांसफर करने का? पूरे 30 दिन, मतलब 1 मंथ। आपने दिया 1 जनवरी 2026 को, और कंपनी ने उसको रजिस्टर किया 1 फरवरी 2026 को, लेकिन डिविडेंड बीच में डिक्लेयर हो गया 15 को। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? जिस दिन आपने डिपॉजिट दिया और जिस दिन डिपॉजिट वो सॉरी शेयर ट्रांसफर हो रहे बी के नाम में, इन बिटवीन अगर डिविडेंड दे दिया, किसको दे दे? ए को देना चाहिए या बी को देना चाहिए? क्या लगता है आपको? तो बोलते हैं कंपनी इसको होल्ड कर देती, हेल्ड इन अबियंस, अपने पास रखेगी, ठीक है। चाहे वो कैश बेनिफिट हो, चाहे वो नॉन कैश बेनिफिट। कैश बेनिफिट मतलब गई डिविडेंड, नॉन कैश बेनिफिट बोनस इशू, राइट इशू, इसको होल्ड कर देगी। और जब शेयर ट्रांसफर होगा ना, तब किसको दे देंगे? बी को।
और अगर ए ने एनओसी दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि तुम बी को दे दो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया तो सीधा बी को दे देंगे। तो इन बिटवीन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ट्रांसफर टू कहाँ पे, हेल्ड इन अबियंस। बट इफ ट्रांसफरर ने इंस्ट्रक्शन दिया ट्रांसफर को ये बेनिफिट दे दो, तो फिर हम लोग ट्रांसफर को बेनिफिट दे देंगे। विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल कंसेप्ट। मैंने कोशिश किया मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों को समझाऊँ, ठीक है, और बहुत इजी तरीके से चैप्टर हो सकता है। मेक श्योर आप अपना 100% दो, एग्जाम बहुत पास में आए। बिकॉज देखो अभी 6 महीने में क्या किया क्या नहीं किया सब साइड में रखो। यहाँ से अगर पूरी मेहनत डालोगे ना, मैजिक हैपन एवरी सिंगल सेकंड। जो हुआ हुआ, अब नहीं, अब मैं मेरी मेहनत करूँगा। मुझे विश्वास है मेरी मेहनत पे, उसके ग्रेस में, ग्रेस मतलब ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। गो फॉर इट, इजीली क्रैक करोगे। और अगर आपको लग रहा है यार कि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत ले रहा हूँ, है ना, रात का समय आपके लिए रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ विजय सर के बोलने पे, तो यू शुड बी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। एंड डू कमेंट, आप अपने कमेंट करके बताओ ना यार हम लोगों को, बिकॉज योर कमेंट, योर अप्रिसिएशन इज रियल मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खूब खूब पढ़ो और खूब खूब आगे बढ़ो।